हेलो दोस्तों, घटना सर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और यह पार्ट 6 होने वाला है। ओके, इस पार्ट में हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म कर देंगे और अंतर्राष्ट्रीय का एक आर्टिकल पढ़ेंगे। ओके, कल जो मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको उसके आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कल का? पहला क्वेश्चन था कौन से सही सुमेलित हैं। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग का नेतृत्व कौन कर रहा है? IISc बंगलुरु, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी का नेतृत्व कौन करेगा? IIT बॉम्बे। और क्वांटम संचार का नेतृत्व IIT मद्रास। ओके, तो इसमें कौन से सही सुमेलित है? केवल एक। ओके, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फ्रांसीसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा पर कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन असत्य हैं? इसमें असत्य पूछ रहा है। पहला कथन है दोस्तों, कर्नाटक में बेमगल में एयरबस H125 हेलीकॉप्टर की असेंबली लाइन का दोनों शासन प्रमुखों ने वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया है। दूसरा कथन कह रहा है नई दिल्ली एम्स में इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर AI हेल्थ का उद्घाटन हुआ है। ओके, इसमें दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, कौन सा असत्य पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ एबव। ओके, LSD के बारे में है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? LSD एक दुर्लभ आनुवंशिक रोग की श्रेणी में आता है, करेक्ट लिखा हुआ है। इसके लिए गुजरात के गांधीनगर में स्थित ह्यूमन जेनेटिक्स इंस्टीट्यूट में राष्ट्रीय बायोबैंक स्थापित किया जा रहा है। ओके, तो ये गुजरात के गांधीनगर में नहीं है, याद रखना है आपको। कहाँ? अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में स्थापित किया जा रहा है ह्यूमन जेनेटिक्स इंस्टीट्यूट में राष्ट्रीय बायोबैंक। ओके, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। सत्य पूछ रहा है तो केवल एक, ऑप्शन सी। ओके, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, यूनाइटेड संगतम लिखम पुंजी किस राज्य से संबंधित है? आपको याद होगा, नागालैंड मैंने बताया था, नागालैंड का ये समुदाय है और यह इसलिए चर्चा में था कि इसने पैंगुलिन हंटिंग को प्रोहिबिटेड किया था। ओके, प्रोहिबिटेड किया था किसको? पैंगुलिन हंटिंग को। ओके, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है गोवा के बारे में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन, यह मन्नगेट्टा पन्नी मगरमच्छ की पूजा होती है यहाँ। दूसरा कथन कह रहा है WWF इंडिया द्वारा विकसित गोवा का पहला जैव विविधता मानचित्र मिला है जो 18 प्रजातियों और राज्य की पारंपरिक कला रूपों का एक साथ प्रस्तुतिकरण करता है। तो इसका पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि यह 18 प्रजातियों को नहीं समावेश है, इसमें 48 प्रजातियों का। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं IR 4.0 चौथी औद्योगिक क्रांति के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? सत्य पूछ रहा है। यूनेप ने विश्व भर में 5 नए चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र की घोषणा की है। दूसरा कथन कह रहा है 5 केंद्रों में से एक केंद्र गुजरात की गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जाएगा। तीसरा कथन कह रहा है यह भारत का दूसरा औद्योगिक केंद्र होगा। इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, पहला कथन क्यों गलत है? यहाँ यूनेप की जगह क्या होगा? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, WEF विश्व भर में 5 नए चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र की घोषणा की है। 5 केंद्रों में से एक केंद्र कहाँ? गुजरात में नहीं, आंध्रा में, आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा और यह भारत का दूसरा औद्योगिक केंद्र नहीं होगा। इसमें आपको याद रखना है, पहला बॉम्बे, दूसरा तेलंगाना, ओके, तीसरा आंध्र प्रदेश। ओके, ये थर्ड नंबर का है आंध्र प्रदेश में, पहले नंबर का बॉम्बे है, दूसरे नंबर का तेलंगाना है। ओके, ये याद रखना है आपको। इसमें से सत्य पूछा है तो इसमें से नॉन ऑफ एबव होगा आंसर। ओके, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कल का, कौन से सही सुमेल हैं? कोपरा जलाशय कहाँ है? पता होगा आपको, छत्तीसगढ़। पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार नहीं है, यूपी है। ओके, एटा जिला, एटा डिस्ट्रिक्ट में है ये पटना पक्षी अभ्यारण्य। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य संवर रामसर स्थल बना है भारत का, सुरहाताल, उसी का नाम है ये। ओके, कहाँ है? यूपी में। ओके, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बलिया। शेखा झील कहाँ है? यूपी, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है ये। कहाँ है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट? अलीगढ़।
अलीगढ़, ठीक है। खींचन आर्द्र भूमि कहाँ है? छत्तीसगढ़ नहीं है, राजस्थान में है। ओके, तो इसमें केवल सही सुमेल है, केवल 4। ओके, ये मैंने बता दिया। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़, पटना यूपी, यूपी का एटा जिला, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य यूपी। ओके, बलिया जिला, शेखा झील अलीगढ़ जिला है यूपी का, खींचन राजस्थान में है। ओके, देखते हैं कहाँ तक हो गया था। क्यूएस एशिया रैंकिंग हम लोगों ने देख ली थी, ठीक है। क्यूएस एशिया रैंकिंग में पहला स्थान है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग का, ठीक है। और ये याद रखना था आपको कि इस रैंकिंग में टॉप 50 में भारत का स्थान नहीं है, भारत का स्थान नहीं है। ओके, पहला जो भारत का है 59th रैंक है किसकी? आईआईटी दिल्ली की। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल आज का। भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। यह कहाँ हुआ है? पणजी में। पणजी किसकी राजधानी है? गोवा की, ठीक है। भारत के 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव की उद्घाटन फिल्म कौन सी थी? द ब्लू ट्रेल। ओके, निर्देशक कौन थे? मैस्कारो, मैस्कारो ब्राजील। ओके, निर्देशक मत याद रखिएगा उद्घाटन की। उद्घाटन फिल्म का नाम याद रखिए, द ब्लू ट्रेल। समापन मतलब कौन सी फिल्म है? समापन फिल्म ए यूजफुल घोस्ट, ए यूजफुल घोस्ट। ओके, फिर देखते हैं महोत्सव फेस्टिवल की फोकस कंट्री कौन सी थी? जापान। पार्टनर कंट्री कौन सी थी? स्पेन। और स्पॉटलाइट कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। फोकस कंट्री जापान, जापान में फोकस कर रहा है। सहयोग किससे ले रहा है? स्पेन से सहयोग ले रहा है। और स्पॉटलाइट किस में मार रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला है? स्वर्ण मयूर, गोल्डन पिकॉक अवार्ड किस फिल्म को मिला है? स्किन ऑफ यूथ, याद रखिएगा, स्किन ऑफ यूथ को। ओके, इनके मैंने नाम पिक्चरस फॉर्म में भी दे रखे हैं, तो आपकी मेमोरी में क्लियर एंड क्रिस्टल छप जाएगा। ओके, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रजत मयूर संतोष दवाखर। ओके, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उबीमर रियोस, उबीमर रियोस, रजत मयूर इन्हें भी मिला है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जारा सोफिजा ऑस्टोन, जारा सोफिजा ऑस्टोन। ओके, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड कहाँ? पणजी में, पणजी में, ठीक है। और उद्घाटन फिल्म कौन सी है? द ब्लू ट्रेल, द ब्लू ट्रेल। ओके, एंड समापन फिल्म कौन सी है? समापन फिल्म देख लेते हैं एक बार। ए यूजफुल घोस्ट, ए यूजफुल घोस्ट। ओके, इतना याद रखना है। देन वेब सीरीज ओटीटी पुरस्कार मिला है किसको? बंदिश बैंडिट को, ठीक है। देखिएगा आप लोग, अच्छी सीरीज है ये, संगीत के ऊपर है, संगीत घरानों के ऊपर है ये सीरीज। ओके, बंदिश बैंडिट। ओके, राष्ट्रगीत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार मान लीजिएगा इसमें। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना 150 वर्ष हुए हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित गीत वंदे मातरम, जिसे बाद में राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया, की रचना 150 वर्ष पूर्ण होने की स्मृति में वर्ष भर में स्मरणोत्सव कार्यक्रम 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026, अच्छा 2025 से 2026, 1 साल के लिए तक सरकार द्वारा देश भर में मनाया जा रहा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 7 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक कार्यक्रम में किया है इसका उद्घाटन। ओके, इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और 150 रुपये अंकित मूल्य का एक स्मारक सिक्का भी प्रधानमंत्री ने जारी किया है, ये याद रखिएगा। देन थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं वंदे मातरम का, क्या है बेस। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय कहीं के लिख के आता है, 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन लिखा था। बाद में उनके उपन्यास आनंदमठ कब लिखा? 1882 में। आनंदमठ के एक अंश के रूप में साहित्यिक पत्रिका बंग
बंग दर्शन में यह प्रकाशित हुआ। ओके, इस गीत को गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध किया गया। इसके पहले 2 पदों को वर्ष 1937 में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। 1896 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया। ये देख लीजिएगा एक बार, हिस्ट्री है इसकी। ओके, और हिस्ट्री में मैं बीपीएससी पीवाईक्यू करा चुका हूँ। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 6 सालों का है। ठीक है, 6 वर्ष का है। और उसमें जो मैंने एक्सप्लेन दे रखा है वो केवल बिहार के लिए नहीं है, वो यूपी के लिए है। यूपी लोअर जो अभी एग्ज़ाम होगा 23 अगस्त को, उसके लिए है। ठीक है, और जो भी पीसीएस से संबंधित एग्ज़ाम है वो सब के लिए। इतिहास तो सभी में पूछा जाता है, उसका एक्सप्लेन एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बहुत अच्छा एक्सप्लेन है और उससे एग्ज़ाम में 101% क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। ओके, देख लेते हैं। और हाँ, ये है, इसको देखिए, द ब्लू ट्रेल। क्या है ये? ओपनिंग फिल्म है ये। ओके, जो गोवा में फिल्म फेस्टिवल हुआ है उसकी ओपनिंग फिल्म द ब्लू ट्रेल। ओके, क्लोजिंग फिल्म याद रखना है ए यूजफुल घोस्ट। ए यूजफुल घोस्ट। ओके, ये भी याद रखिएगा 56th हुआ है ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ओके, पणजी में। ठीक है, और देखते हैं। गोल्डन पिकॉक अवार्ड बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी थी? स्किन ऑफ यूथ, अभी जस्ट बताया मैंने। ओके, देख लीजिएगा, स्किन ऑफ यूथ। और बेस्ट एक्टर मेल किसे मिला है? उबी मार रियोस को मिला है। ओके, एंड बेस्ट एक्टर फीमेल पिकॉक अवार्ड, सिल्वर पिकॉक अवार्ड जारा सोफिया ऑस्टन। ओके, जारा सोफिया ऑस्टन को मिला है। ओके, अब यहाँ से थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी है वंदे मातरम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, क्योंकि 150 वर्ष पूरे हुए हैं उसके। ठीक है, देखते हैं बेसिक सी जानकारी। वंदे मातरम रचना किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी, या कहीं कहीं चट्टोपाध्याय भी लिख के आता है। कब इसकी रचना हुई है? 7 नवंबर 1875 में। कौन सी भाषा में है? संस्कृत और बंगाली में। 1882 में इनकी कृति आनंद मठ में ये शामिल किया गया था। ओके, और बंग भंग, ओके, ये भी याद रखिएगा, ये भी एक पत्रिका है, इसमें भी शामिल किया गया है। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया है इसको। और अध्यक्ष कलकत्ता अधिवेशन के कौन अध्यक्ष थे उस समय? RM सयानी, ये भी देख लीजिएगा। इस गीत का फर्स्ट अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? पूछा जाता है, अरविंदो घोष ने किया है। ओके, ये याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जल्दी कहीं नहीं मिलेगा। इसके पहले 2 पद को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में दक्षिणाचरण सेन ने इसे दोबारा गाया। ये भी कहीं नहीं मिलेगा, जल्दी फैक्ट। दक्षिणाचरण सेन ने इसको दोबारा गाया। वंदे मातरम जर्नल देख लेते हैं। ठीक है, कुछ पत्रिकाएं, कुछ न्यूज़पेपर भी इस नाम से छपे हैं। अंग्रेजी डेली, मतलब अंग्रेजी का ये जर्नल है एक, जो दैनिक रूप में संपादित होता था। शुरुआत किसने? सुबोध मलिक और बिपिन चंद्र पाल। ओके, बाद में इसके संपादक हो जाते हैं अरविंदो घोष। ओके, पेरिस में प्रकाशन वंदे मातरम का मैडम भीकाजी कामा ने किया है। उर्दू में लाला जी ने किया है। ओके, उर्दू भाषा में लाला जी ने किया है, ये देख लीजिएगा एक बार। एडॉप्टेड एज इंडियाज नेशनल सॉन्ग बाय द गवर्नमेंट असेंबली ऑन जनवरी 24, 1950। ओके, 24 जनवरी 1950 को यह एडॉप्ट कर लिया है संविधान सभा ने, ये लिखा हुआ है। ठीक है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। ओके, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 मदुरै भारत के सबसे गंदे शहरों की सूची में सबसे ऊपर है। एक बार देख लीजिएगा, आपको ज़रा इंपॉर्टेंट लगे तो। बाकी इसमें केवल यही याद रखना है भारत के सबसे गंदे 10 शहर कौन से हैं। पहला याद रखिए मदुरै है, दूसरा याद रखिए लुधियाना है। ओके, और ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा एक बार। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, IGI भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना था। ठीक है, IGI मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली का IGI अब भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट है। वाटर पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि हवाई अड्डा जितना ताज़ा पानी उपयोग करता है उससे अधिक पानी वह प्रकृति में वापस पहुंचाता है। ओके,
ये देख लीजिएगा, बेसिक है इसका। यहाँ से राष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म हो जाता है। ओके, जो क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, ठीक है, उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा पूरे। ठीक है, आज जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनके आंसर लिख के मुझे कम से कम बता दिया करें आप लोग कि आपके कितने सही हो रहे हैं। वो ठीक हैं क्वेश्चन, ख़राब हैं, अच्छे हैं, उसी तरह के एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन कि नहीं आते, ये कम से कम कमेंट में लिख के मुझे बता दिया करें, ताकि मैं उसी तरह से फिर क्वेश्चन बना के आपके सामने लाऊं। ओके, जिससे आपका फ़ायदा हो। ओके, देखते हैं। और ये पिक्चरस फॉर्म में जितना मुझसे संभव हो सकता है उतना मैं आपको यहीं पर याद करा दूंगा। ओके, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी आज से शुरू करते हैं। एक आर्टिकल देख लेते हैं इसका। नासा का ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 मिशन पूरा हुआ है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई एग्जाम में, अभी हाल ही के कई एग्जाम में ये पूछा भी गया है। नासा ने 11 अप्रैल 2026 को ओरियन अंतरिक्ष यान के सुरक्षित रूप से पानी में उतरने के साथ आर्टेमिस सेकेंड मिशन का सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है इसको। इस अंतरिक्ष यान, कौन सा अंतरिक्ष यान? ओरियन, याद रखिएगा, अंतरिक्ष यान कौन सा है? ओरियन। कैलिफोर्निया के सैन डियागो के तट के पास प्रशांत महासागर में पर उतारा गया, इसको स्प्लैश डाउन किया गया मतलब। और यह चंद्रमा के चारों ओर 10 दिनों की यात्रा के बाद 4 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लेकर आया है। ओके, 5 दशकों में यह पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन है। ओके, ये याद रखिएगा। आर्टेमिस सेकेंड मिशन के दौरान ओरियन अंतरिक्ष यान पृथ्वी की सबसे अधिकतम दूरी तक पहुंचा है। इस तरह अपोलो 13 का इसने रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है, और 6600 किलोमीटर से अधिक के अंतर के पीछे छोड़ते हुए किसी भी इंसानी अंतरिक्ष मिशन का रिकॉर्ड इसने तोड़ा है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? अपोलो 13 का। ये पूछा गया है लेखपाल में ये पूछा गया है, यूपी लेखपाल में। ओके, अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर स्थित 2 चमकीले क्रेटर्स के नामकरण की अनुमति मांगी थी। इनके लिए इंटीग्रिटी और कैरोल नाम सुझाया गया था, ठीक है। चालक दल ने अपने ओरियन अंतरिक्ष यान का नाम क्या रखा है? इंटीग्रिटी। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा आपसे। पिछले मिशनों की तुलना में यह मिशन अंतरिक्ष में और भी गहराई तक यात्रा करने, साथ ही अंतरिक्ष यान के सिस्टम को गहराई से समझने और असली स्थितियों में परखने, भविष्य में चांद पर इंसानों के उतरने की तैयारी करने का अद्भुत अवसर प्रदान किया है इसने। ओके, 4 अंतरिक्ष यात्री कौन कौन से थे? रीड वाइजमैन, ओके, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच, जेरेमी हैंसन। ओके, ऐसे याद कर लीजिए। रीड वाइज है, वाइजमैन है, बुद्धिमान है आदमी। कौन? रीड, बुद्धिमान है आदमी जो पढ़ता है, रीड करता है, ठीक है, वाइज होगा। ओके, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच, ओके, कोच से याद कर लीजिए। जेरेमी हैंसन, जेरेमी हैंडशेक करेगा, ओके, जेरेमी हैंडशेक करेगा। जेरेमी किससे हैंडशेक करेगा? रीड से हैंडशेक करेगा। ओके, ऐसे याद कर लीजिए। क्रिस्टीना कोच चंद्र मिशन पर जाने वाली पहली महिला बनी है। कौन? क्रिस्टीना कोच। 2-3 बार मेरे साथ ही नाम ले लिया करिए। क्रिस्टीना कोच पहली महिला बनी है जो चंद्र मिशन पर जाने वाली थी। ओके, जेरेमी हैंसन मिशन विशेषज्ञ कनाडाई अंतरिक्ष यात्री, पहले गैर अमेरिकी जो चंद्र मिशन में शामिल हुए। ये नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये नासा से संबंधित रही हैं। ये कनाडाई अंतरिक्ष यात्री हैं। ये कनाडाई स्पेस एजेंसी से संबंधित है। ओके, जेरेमी हैंसन। ओके, देखते हैं। आर्टेमिस का लक्ष्य है कि 2028 तक चंद्रमा पर इंसान को उतारना, वहां लंबे समय तक रुकने की व्यवस्था बनाना, जिससे भविष्य में मंगल ग्रह की इंसानी यात्रा को संभव बनाया जा सके। नासा के आर्टेमिस 1 ने 2022 में चंद्रमा की यात्रा की थी। ये भी एक फैक्ट के रूप में याद रखिए, कथन कारक में पूछ सकता है। ओके, देखते हैं। और विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग दी गई है। ओके, 2026 में 16वां संस्करण है ये, और इस वर्ष रैंकिंग अब तक की सबसे बड़ी रैंकिंग है ये, जिसमें 1900 से अधिक संस्थान शामिल हैं और जिनमें से 300 से अधिक संस्थान पहली बार इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है। 55 विषयों को शामिल किया गया है। ओके, ये याद रखिएगा। ओवरऑल श्रेणी में, कला एवं मानविकी श्रेणी में ऑक्सफोर्ड
सबसे ऊपर है। ओके, ये याद रखिएगा। 5 विषय क्षेत्र हैं इसमें, कला, मानविकी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, जीवन विज्ञान और मेडिसिन, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ओके, ये याद रखिएगा। कला और मानविकी में ऑक्सफोर्ड सबसे ऊपर है। और देख लेते हैं बाकी इसमें श्रेणी में मुझे नहीं लगता कि उतना आप लोग याद कर पाएंगे, या आ भी जाएगा तो मानने की हालत में रहेंगे नहीं आप लोग वहाँ। 2 भारतीय संस्थान हैं, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली। आईआईटी बॉम्बे को 44वां है और आईआईटी दिल्ली को 45वां स्थान मिला है। पहली बार कंप्यूटर साइंस वाले विषयों में वैश्विक शीर्ष 50 में शामिल हुए हैं ये, तो बस केवल इतना याद रखिएगा। ओके, देखते हैं। और टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है टाइम पत्रिका ने। ओके, और इसमें कुछ था नहीं, और इस सूची में ये याद रखिएगा मोदी जी का नाम नहीं है। ओके, टॉप 100 में मोदी जी का नाम नहीं है। शी जिनपिंग जो लगातार 13 बार टाइम पत्रिका ने इनका नाम टॉप 100 में रखा है। ओके, ये याद रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप हो गए, शी जिनपिंग हो गए, बेंजामिन नेतन्याहू हो गए, पोप लियो हो गए, बालेंद्र शाह नेपाल के पीएम, सुंदर पिचाई गूगल सीईओ, रणबीर कपूर, विकास खन्ना सेफ। ओके, इनके सबके नाम टॉप 100 में रखे गए हैं। ओके, ये शामिल है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण एवं विकास संस्थान 23 मार्च 2026 का खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? IIED के द्वारा। ओके, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण एवं विकास संस्थान। 162 देशों का मूल्यांकन किया गया है इसमें। ओके, और यह 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। उपलब्धता, भोजन का पर्याप्त उत्पादन और आपूर्ति, सुलभता, भोजन की आर्थिक और भौतिक पहुंच, उपयोग, पोषण गुणवत्ता और शरीर की पोषक तत्वों की अवशोषित करने की क्षमता, स्थिरता, लचीलापन, खाद्य प्रणालियों की झटकों को सहन करने की क्षमता। ओके, ये याद रखिएगा। आइसलैंड सबसे ऊपर है इसमें खाद्य सुरक्षा में, ये केवल याद रखना है आपको। और बाकी कुछ नहीं है इसमें। आइसलैंड और डेनमार्क सबसे शीर्ष स्थान पर, और सबसे लास्ट में सोमालिया, कोंगो जैसे राज्य हैं। ओके, देश हैं। भारत की स्थिति में है। भारत का आधारभूत स्कोर कितना है? 5.31, जो वैश्विक औसत 6.74 से काफ़ी कम है। इस सूचकांक में भारत, ये गलत लिखा हुआ है, भारत 5.31 मैक्सिको और इंडोनेशिया से पीछे है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, बस हो गया, और कुछ नहीं है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, यहीं पे रोकते हैं इस वीडियो को और आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा रोचक बना के लाया हूँ आज। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका है, क्या कह रहा है? भारत और न्यूजीलैंड FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपसे बोल रहा है, यह NDA सरकार के नेतृत्व में होने वाला 8वां समझौता है। दूसरा कथन बोल रहा है, इस समझौते में शामिल भारतीय पक्ष के सभी प्रमुख अधिकारी महिलाएं थी। तीसरा बोल रहा है, समझौते के तहत शुल्क रियायत सूची से डेयरी उत्पाद, पशु उत्पाद, सब्जी उत्पाद को बाहर रखा गया है। इसमें से कौन से असत्य हैं ये आपको बताना है। ओके, आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और केवल 3। ओके, आप लोग कुछ के कमेंट में आंसर दे दीजिएगा, या ओवरऑल आप अपनी कॉपी में आंसर लिख लेंगे। कल मैं आंसर आपको बता दूंगा, आप लोग ये मुझको बता दीजिएगा आपके कितने सही हो रहे हैं क्वेश्चन। ओके, अच्छे हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा है, कम से कम यही बता दिया करिए आप लोग। ओके, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ड्यूगोंग के बारे में। ड्यूगोंग समुद्री गाय, सी काऊ। पहला कथन कह रहा है, सत्य कथन को पहचानना है। पहला कथन कह रहा है, ड्यूगोंग समुद्री गाय एकमात्र समुद्री शाकाहारी स्तनधारी है। दूसरा कथन कह रहा है, यह मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी व कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है। तीसरा बोल रहा है, ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। सत्य कथन को पहचानना है। पहला ऑप्शन है केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, ऑल ऑफ एबव। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है? आपके ऑप्शंस हैं बोडो, संथाली, मैथिली या इनमें से कोई नहीं। ओके,
शांति अधिनियम के बारे में है क्वेश्चन। शांति अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई? मैंने वहाँ पे बताया था, डेट याद रखिएगा। ओके, शांति अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई? 21 दिसंबर 2025, 20 दिसंबर 2025, 19 दिसंबर 2025 या इनमें से कोई नहीं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका बीबीजी रामजी एक्ट 2025। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। वो उन पर, आयोग पर डिपेंड करता है कि वो वन लाइनर बना के पूछेगा, कि कथन कारक बना के पूछेगा, कि आपके सुमेलित है या सुमेलित नहीं है के फॉर्म में पूछेगा। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन आएंगे ज़रूर। पांचवा क्वेश्चन किस पे है? बीबीजी रामजी एक्ट 2025 के बारे में है। आपको सत्य कथन की पहचान करना है। पहला कथन है, राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी 20 दिसंबर 2025 को दी गई है। इस योजना के तहत अब ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के बजाय 150 दिनों की रोजगार गारंटी मिलेगी। और तीसरा कथन कह रहा है, यह पूर्ण रूपेण केंद्र द्वारा फंडित योजना है। ओके, आपके ऑप्शंस हैं केवल 3, केवल 2 और 3, नन ऑफ एबव। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धनुष और धनुष प्लस क्या है पूछा है। पनडुब्बी है ये, युद्धपोत है, कि माइक्रो प्रोसेसर है, कि मिसाइल है। ओके, ये आपको बताना है। एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से सही सुमेलित हैं, ये आपको बताना है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बिहार में है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है। रतन महल अभ्यारण्य क्या राजस्थान में है? चितवन अभ्यारण्य नेपाल में है। आपके ऑप्शंस हैं केवल 3 और 4, केवल 2 एंड 3, केवल 4 या केवल 1 एंड 2। ओके, कौन से सुमेलित है ये आपको बताना है। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। इसके आंसर मैं कल के वीडियो में आपको शुरुआत में ही बता दूंगा, वहाँ से मिलान करिएगा और कितने सही हुए ये कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए आप लोग। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर दोस्तों में करना है आपको। ओके, जय हिंद दोस्तों, सत्यमेव जयते।